बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अरब अमारात और इसराइल आपस में अब्राहम अकॉर्ड करते हैं, उसके बाद एक दिफाई मुआहिदा किया जाता है। फिर ये खबर आती है कि नेतन्याहू ने यूएई के अंदर विजिट किया। फिर ये खबर आती है कि मोसाद और दीगर चीफ्स ने वहाँ पर विजिट किया और उसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर अरब अमारात से उसकी तरदीद आती है। किस तरह नेतन्याहू ने अरब अमारात की रेड लाइन को क्रॉस किया, सऊदी अरब को क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही थी और अब अरब अमारात क्या करने जा रहे हैं, ये तो हो गई एक चीज़। इसके साथ फिर हम देखते हैं कि अरब अमारात पर ड्रोन हमले किए जाते हैं और उसके न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले किए जाते हैं और फिर पता चलता है कि ईरान इसको कह देता है ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये ड्रोन इराक से उड़कर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके यूएई के अंदर घुसते हैं। इसके पीछे क्या खेल है, ये कहाँ से किए गए, इसराइल के अंदर इसका क्या हाथ है, ये आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमने सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात की मदद से या उनकी अपील पर यह ऑपरेशन जो कि आज शुरू हो जाना था वो ईरान पर रोक दिया है। इसके पीछे क्या खेल है, क्योंकि अरब अमारात के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो अमेरिका से ये कह रहा है कि जो खेल आपने शुरू किया है इसको मुकम्मल तौर पे किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, और पाकिस्तान की सालसी के से वो नाराज़ था और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। ये सब कुछ पीछे पस मंज़र के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है, और इसके साथ ही जो भारत और अरब अमारात के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ है, उस दिफाई मुआहिदे में कौन कौन से हथियार बनाए जाएंगे और ये तामुन का मतलब क्या है, पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान ने अपना पैगाम किस तरह दिया, और इस समेत और भी बहुत सी अहम खबरें हैं कि किस तरह ईरान ने अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिका की कमर तोड़ी, और साथ में केबल्स के ऊपर भी एक वावेला उठा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि ईरान ने कानून साजी करने जा रहा है कि वो अब जो केबल्स पूरे गल्फ़ के लिए वहाँ से गुजर रही हैं उनका वो रेंट लेगा। उसके पीछे क्या खेल है, देखें, एक चीज़ को समझें। यूएई ने इसराइल के साथ मुआहिदा किया, उसकी कुछ वजूहात थी। उसमें सबसे पहले ये था कि इसराइल से लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हासिल किए जाएं और वाशिंगटन के साथ करीबी ताल्लुकात के लिए इसराइल के असर रसूख को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये विज़िट हुआ भी है तो यकीनी तौर पे ये पहले डिसाइड हो चुका होगा कि हमने इसको मंजर आम पर नहीं लाना और ये एक खुफिया विज़िट है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस इत्तेहाद को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने घर पे ये बताते हैं कि जनाब देखें, अरब ममालिक के अंदर हमने किस तरह एक इत्तेहादी हासिल कर लिया, कैसे दिफाई मैदान के अंदर हम ताउन कर रहे हैं, कैसे हम ईरान के दरवाजे पे जाके हमला कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अरब अमारात फौरी तौर पे पीछे हट जाता है। वो ये कहता है कि ये हमारी रेड लाइन क्रॉस की गई है और ये अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नेतन्याहू हमें बली का बकरा बनाने जा रहा है। और इसके साथ ही जो अनवर गरगाश हैं, सियासी मुशीर हैं अरब अमारात के वज़ीर आज़म के, वो ये कहते हैं कि ईरान अरब अमारात ताल्लुकात तनाज़ात तसादुम पर मबनी नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जहाँ अक़वाम के दरमियान गहरे जोग्राफियाई और तारीख़ी ताल्लुकात हों। साथ में वो ये भी कह देते हैं कि हमारी ताकत के और जो हमारा अज़म है वो हमारी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए है, लेकिन सियासी हल को हम तरजीह देते हैं। और साथ में नेतन्याहू सऊदी अरब को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि देखें आपकी छतरी तले से कैसे एक अहम प्यादा हम ले उड़े और अब हमारे अरब ममालिक के अंदर विजिट्स होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक अरब अमारात नेतन्याहू की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया है। अब अगला सवाल कि यूएई तो चाहता था कि ये जंग शुरू हो जाए, तो फिर ये जंग रुक कैसे गई और यूएई, कतर और सऊदी अरब के हम ख्याल कैसे हो गया। देखें, डोनाल्ड ट्रंप को पहले कहा गया कि भाई आप हमले ना करें ईरान के ऊपर, उन्होंने किसी की ना मानी, उन्होंने सिर्फ नेतन्याहू की मानी। फिर उसके बाद से जब हमले करने के लिए उनको कहा गया दरमियान में, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि आप हमला ना करें, आप फ़िलहाल रेस्ट्रेन रखें। और अब बात पहुँच गई है गल्फ़ ममालिक तक, वो जो मर्ज़ी कर लें। 64% अवाम इस वक्त सर्वे के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप की इस जंग के ख़िलाफ़ है और साथ में
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑی تعداد کے اندر نئے جو ٹارگٹس تھے وہ آ گئے تھے، اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس وقت خوف میں مبتلا ہیں کہ امریکہ کے اس حملے کا جو رسپانس ہوگا ایران کی طرف سے وہ بہت خوفناک ہوگا۔ وہ ڈرونز مارے گا، وہ میزائل مارے گا، وہ ہمسایہ ممالک کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایک طرف تباہ ہو رہا ہوگا ایران اور دوسری طرف تباہ ہو رہا ہوگا عرب، یعنی کہ دونوں طرف مسلمانوں کی تباہی ہے، اور اس تباہی کو روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی معاملات طے ہو چکے ہیں اور جلد ہی بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھی خبر ملنے والی ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں کہ ایران نے کہا کہ آپ ہماری ناکہ بندی بند کریں، ہمارا جو نقصانات کا ازالہ کے طور پہ آپ نے ہم اس کے اوپر ہماری خود مختاری کو تسلیم کریں، مزید حملے نہ کرنے کی گارنٹی دیں، اور ساتھ میں یہ جنگ بندی حزب اللہ کے یعنی لبنان کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ صرف ایک جوہری پلانٹ کو سول پرپسز کے لیے آپ جاری رکھیں، جو 400 کلو گرام افزردہ یورینیم ہے 60% وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور 20 سال تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ جوہری پروگرام دوبارہ شروع نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ لیکن اس وقت اگلا سوال یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو یو اے ای کے اوپر ڈرون حملہ کس نے کیا؟ یہ انتہائی اہم معلومات ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اس کو فالس فلیگ آپریشن سے تشبیہ دی ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس انفارمیشن کے مطابق عراق میں اسرائیل کے 2 خفیہ فوجی اڈے ہیں، اور وہ فوجی اڈے ان فوجی اڈوں میں سے ایک فوجی اڈا جو ہے وہ امریکہ کے نالج میں بھی ہے، جبکہ اس وقت جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہ اڈے ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں میں استعمال کیے گئے تاکہ فوجی مشنز کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکے، اور ساتھ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ فلائٹ ٹائم کم ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ان اڈوں کو ڈرون کے لیے استعمال کیا جائے، فضائی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے، یہاں سے لاجسٹک سپورٹس حاصل کی جائے، ایمرجنسی ریسکیو آپریشن اگر کوئی طیارہ وہاں پہ گر جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جائے، اسپیشل فورسز کو اگر ایران کی زمین پر اتارنا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جائے، اور ان کے بارے میں 2024 کے اندر عراق کی حکومت کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، پھر وقتی طور پہ اس کو غیر فعال کر دیا گیا تھا، اور پھر 2025 میں اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ مقامی افراد جو مشتبہ تھے، ایک چرواہا تھا، اس نے جو ہے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح سے ایسے کارروائی ہو رہی ہے، پھر ایک ہیلی کاپٹر کی سرگرمی بھی وہاں پہ نوٹ کی گئی، اور یہاں پہ جو عراق کی فورسز جب آئیں تو فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور ایک عراقی فوجی وہاں پہ مارا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری فضائی حدود سے عراق کے اندر سے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ عراق نے فوری طور پہ کہا کہ بھائی ہمارے ریڈار سسٹم کے اندر یہ بالکل بھی نہیں آئے، آپ ہمیں انفارمیشن دیں، ڈیٹا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر تحقیق کریں اور پتہ چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے۔ یو اے ای وہ کہتا ہے کہ یہ تو آئی مغربی بارڈر کی طرف سے، اگر ایران کی طرف سے آتے تو مشرقی سائڈ سے آتے۔ اب دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ جو مسلح ملیشیا ہے عراق کے اندر، وہ یقینی طور پہ اس طرح کے حملے کرتی رہی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتی رہی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کی کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تو اس کا شک کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسرائیل کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھارت اور اسرائیل عرب امارات کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کا قد خطے میں بڑھ رہا ہے تو دشمن چکنا ہو چکا ہے۔ عرب امارات کو ہم ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتے آئے ہیں، لیکن بھارت اور اسرائیل کے ارادوں پر ہمیں ہمیشہ سے ہی شک کیا یقین ہے۔ اب یہاں پہ عرب امارات کا اپنا ایک کیس سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب شیخ زائد سے پہلے اور شیخ زائد کے بعد جو کچھ عرب امارات کے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت عرب امارات کس طرح کے خوف میں مبتلا ہے۔ دیکھیں، دبئی کے حکمران المکتوب خاندان ہو یا ابو ظہبی کا حکمران خاندان النہیان خاندان ہو، ان دونوں کا تعلق بنی یاس قبیلے سے ہے، اور ایک کا تعلق آل بو فلاح النہیان سے ہے اور دوسرے کا تعلق آل بو فلاس سے ہے، اور یہ 1833 میں الگ ہو کے مکتوم بن بطئی کی سربراہی میں دبئی آئے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی ساری حکمرانی کر لی۔
1968 में अंग्रेज़ के साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ का मुआहिदा था। उसने फ़ैसला किया कि मैं वापस जा रहा हूँ। वर्ल्ड एम्पीरियलिज़म ख़त्म हुआ तो वहाँ पे अरब अमारात ने फ़ौरी तौर पे अपनी रियासतें इकट्ठे करने के बारे में सोचा, क्योंकि ईरान ने उसके 3 जजीरों पर कब्ज़ा कर लिया। और जब ये कब्ज़ा किया गया तो उसके बाद 1971 में जब ये रियासतें इकट्ठी हुई तो सऊदी अरब ने इनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और फिर 1974 में जद्दा मुआहिदा हुआ और उस जद्दा मुआहिदे की सूरत में अबू धाबी को अपनी एक ज़मीन देनी पड़ी, एक लंबी पट्टी, यहाँ तक कि कतर से ज़मीनी रास्ता उसका मुनक़ता हो गया। और उस ज़मीनी पट्टी के अंदर तेल के बड़े ज़ख़ीरे भी मौजूद थे। उसका 80% हिस्सा इस वक्त सऊदी अरब के पास है उस ज़मीन का, और 20% जो है वो अरब अमारात के पास है। तेल की रॉयल्टी के ऊपर भी अक्सर इस पर बातचीत होती रहती है। अब इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि 18वीं सदी में अंग्रेज़ ने इन पर कज़ाकी का इल्ज़ाम लगाया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर जब मोती की सनत यहाँ पे ख़त्म हुई 1920-1930 में, तो खुराक और वसाइल की जंग शुरू हो गई आपस में कबीलों के अंदर। और फिर जब तेल निकला यहाँ पे तो मोहम्मद बिन जैद की हुक्मरानी में ये सखावत का गढ़ बन गया। और यहाँ तक कि जब 1973 में जंग हुई तो शेख जैद ने कहा कि अरब तेल अरब के खून से ज़्यादा महंगा नहीं है, और हर तरह का उन्होंने ताउन किया। पाकिस्तान से उनको मोहब्बत थी, दूसरा घर समझते थे। यहाँ पे अस्पताल, तालीम और हर तरह के जो नेटवर्क्स वो बना सकते थे। रहीम यार खान में और दीगर इलाकों में आप जाके देखें तो आपको बड़े आराम से इसका पता चल जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये क्रिएट हुई है कि मोहम्मद बिन जैद की सरबराही में अरब अमारात अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। वो स्ट्रेटेजिकली सऊदी अरब को चैलेंज कर रहा है प्रॉक्सी वार्स के अंदर, यमन जंग के अंदर, गल्फ की क़यादत के हवाले से। और उसके लिए अब लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इसराइल की गोद में बैठ के वो ये तमाम तर मकासद हासिल कर सकता है? क्या उम्मत और ख़ुद अपनी आवाम को ये बता सकता है कि फ़लस्तीन में कत्लो आम करने वाले और यहाँ पे अरब में बैठ के फसाद मचाने वालों के साथ मिल के कोई प्रोडक्टिव काम हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब ये तासुर चला जाता है दुश्मन के पास तो हमने ये देखा कि पूरी जंग के अंदर सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि इसराइल से ज़्यादा जो हमले ईरान ने किए, तकरीबन 2800 से 3000, वो यूएई पे किए। और अब अगर दोबारा जंग शुरू होती तो वो तबाही मचा के रख देता। और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेटेस्ट तरीन इस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, और जितनी भी सेटेलाइट्स की पिक्चर्स ईरान की तरफ से जारी की गई, वो खुद अंग्रेज़ ने तहकीक करके बताया कि वो सारी की सारी ठीक हैं। और 228 तनसीबात जिनमें फ़ौजी आलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए या उनको शदीद नुकसान पहुंचा। 217 इमारतें और 11 अहम फ़ौजी इसासे जिनमें हैंगर्स, बैरिक्स, ईंधन के ज़खायर, त्यारे और रडार व कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल था। और यहाँ तक कि हमने ये देखा कि इस जंग के अंदर 7 एहलकार अमेरिका के और 400 ज़ख्मी हुए, 7 एहलकार जो हैं वो मारे गए। अब वाशिंगटन पोस्ट के तज्जिए के मुताबिक 100 से ज़ायद हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट तस्वीरों का जायज़ा लिया गया, जिन्हें यूरोपीय सेटेलाइट डाटा से भी क्रॉस चेक किया गया, और किसी भी ईरानी तस्वीर में जालसाजी या तरामीम के शवाहिद नहीं मिले। और इसके साथ ही सबसे बड़ा नुकसान, जब बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया तो इतना नुकसान हो गया कि अमरीकी बहरिया को अपना कमांड सेंटर बहरीन से मुंतकिल करना पड़ा अमरीका के शहर फ्लोरिडा में। तो इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर एक अवैक्स तैयारे की तबाही का मंजर भी हमने देखा। और अब ईरान ये कह रहा है कि जनाब इंटरनेट केबल्स जो हमारे सामने से यहाँ से गुजर रही हैं उसके ऊपर हम आपसे पैसे लेंगे, और खरबों डॉलर के मालियाती लेन देन से लेके इंटरनेट डेटा तक जो है वो अरब अमारात क्या पूरे खलीज का डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस हवाले से इन कंपनियों को अगर ये फ़ीस देंगे तो ये चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। तो अब आपको पता है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल है या दीगर इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनियां हैं, अमरीकी पाबंदियों की वजह से वो इनको फ़ीस नहीं दे सकती। अब ईरान कहता है कि भाई ये फ़ीस आप मिस्र में स्विस कनाल से गुजरते हुए भी तो देते हैं। तो वो ये कहा जाता है कि वो स्विस कनाल खुद खोदी गई थी, जबकि आबना हम्ज़ एक नेचुरल प्लेस है, तो इसलिए इसके पैसे नहीं दिए जा सकते। जबकि जो आलमी माहिरीन हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि ये तमाम तर ऑप्शन ईरान जो है इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह बयानात दे रहा है ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि दुश्मन के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। बहरहाल कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका जंग अब दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन
پچھلے 2.5 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے آخری لمحے تک پاکستان نے بحیثیت ثالث اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔